आइए साथियों, आज हम क्लास 10th के एक पेपर का डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर टिक कराने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करके चलता हूँ आगे। आप निर्देश वगैरह से पढ़ सकते हैं। चलिए, खंड अ जो है इसी की यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों का हम आंसर करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न हमारा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। जैसे मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या एक है कि 2/3। अब ये 2/3 परिमेय संख्या है। अब दशमलव प्रसार मतलब इसका आप प्रसार करिए। देखिए क्या आता है, शांत आता है कि अशांत। शांत क्या होता है पहली बात समझ लीजिए। जैसे 2 दशमलव अगर 5 5 5 5 ऐसे आता जाए लगातार, मतलब इसको रुके ना, ये रिपीटिशन जो 5 का दिख रहा है आपको, ये रुके ना, ये आता ही जाए, तो इसे हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, अशांत है। इसे क्या कह देते हैं, अशांत है। लेकिन शांत का क्या कंडीशन है, जैसे यहाँ आ जाएगा 2.5, बस इसके बाद कुछ ना आए तो कह देंगे कि ये क्या है भाई, हमारा शांत है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है 1/2, तो इसका हम लोग अगर प्रसार करेंगे तो प्रसार मतलब भाग दीजिए 1 में 2 का, तो क्या हो जाएगा, 0.5 आएगा। मतलब अब इसके बाद 5 5 आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, शांत होगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा भैया, शांत होगा इसका आंसर। ये नहीं है कि हल्ला कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा देखिए आप लोग। चलिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्यतर मतलब शून्य जिसमें हो। जैसे मैं एक शून्येतर परिमेय संख्या मानता हूं कि 0/2 है। ठीक है, अब फिर कह रहा है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है जिसका करड़ी से बाहर वैल्यू ना निकले। ठीक है, जैसे मैं अपरिमेय संख्या मानता हूं कि करड़ी में दो ये क्या है, अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अब ये गुणा करा दी यहाँ देख लो। गुणनफल क्या होता है पूछ रहा है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सदैव परिमेय होता है, कि परिमेय अपरिमेय संख्या दोनों होता है या एक होता है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब करली में 2 का गुणा जब हम करेंगे 0 के साथ तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या आएगा हमारा, 0 वही आएगा जो संख्या है, मतलब या तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जानते हो क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पर हमारा जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल है, वो परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से चाहे कुछ भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा, कुछ करना नहीं है। इसमें आपको x बराबर 0 दिया है ना, इसको रख दीजिए इसमें। यहाँ पर जब यहाँ x स्थान पर 0 रखोगे तो ये 0 × 2 में करोगे 0 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, x के स्थान पर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3y और बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गुणा किया, इधर क्या भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 12/3। तो बराबर हो जाएगा क्या, 3 भाग 12 दो क्या, 4 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए x का स्थान 0 रखे थे, मतलब हम लोग जब ऐसा निरसांग ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x का मान। यहाँ पर x मान कितना है, 0 है। फिर काम बदल लिखते हैं y का मान, और y का मान क्या है, y का मान 4 आया है, मतलब 0 का मान 4। ये देख पा रहे होंगे। तो 0 का मान 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में देखो, यहाँ कहाँ दिख रहा है भैया, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलिए चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, चौथा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप हमें बताइए, इस ऐसे जो है एकदम जो है, क्या इसको मैं बोलूँ, एकदम हलवा सवाल है। इसको आप नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। ठीक है, अब देखिए करा कि 70 और 125 को, अब इन चारों में से आप देखिए किसको करा कि किसको विभाजित करें, कि
शेषफल 5 और 8 मिले। ध्यान से देखिएगा, अब 13 उठाइए, आप 13 गुणा कराइए, 13 भाग करिए 70 में, 13 पहाड़ा पढ़िए 70 आ जाए या इससे कम ही हो। अब हम जानते हैं 13 पच्चीस 65 होता है, 13 पच्चीस 65 होता है। अब 70 में से 65 घटाओगे तो 5 में शेषफल आएगा, 5 शेषफल आ जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, और अगर 13 पहाड़ा पढ़ो कि 125 में से क्या आ जाएगा, 13 नवैया 127 होता है। और यहाँ पर आपका बच्चा 127 नहीं, आप 13 पहाड़ा आप पढ़िए जिससे 125 आए, 125 ना आज से कम ही आए। और शेषफल बचे 8 बचे, शेषफल क्या बचे 8 बचे, ठीक है। तो 117, 13 नवैया 117 होता है और यहाँ 8 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर 13 आंसर होगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए आप, एक ही बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमारा 13 क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन चलते हैं। करा कि समीकरण 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। ए का मान पूछ रहा है, तो कंडीशन क्या होता है भैया, कंडीशन ये होता है कि a1 बटे a2 है ना बराबर b1 बटे b2, ठीक है। ये कंडीशन होता है। तो आप कंडीशन में क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए ना। अब a1 मान क्या होता है, x का गुणांक यहाँ कितना है 2 है, यहाँ रख देंगे 2 बटे a2 मान कितना यहाँ पर है x गुणांक 3 बटे 3 बराबर b1 मतलब y के गुणांक, y गुणांक क्या है यहाँ पर a बटे b2 मतलब y गुणांक क्या है 5 है, लेकिन -5 है, रखिए -5। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका इसमें करा दीजिए। अब -5 गुणा जब आप 2 में कराओगे तो भैया क्या होगा, 5 दूना 10 होगा, लेकिन माइनस में होगा, मैं यहाँ लिख दूँ -10 बटे, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब बटे 3 तो है यहाँ पर, तो बटे 3 कर दीजिए, बराबर में क्या होगा, ये ए तो है बराबर में यहाँ पर ए, तो ये ए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ए बराबर क्या आएगा -10 बटे 3 आया नहीं आया यहाँ पर, -10 बटे 3 आ रहा नहीं है ए का मान। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में -10 बटे 3 कहाँ है, -10 बटे 3 कहाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो ये आंसर हो गया, बात खत्म। चलिए 6ठों पे, द्विघात समीकरण 2x² द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करार दिए गए समीकरण का अभिव्यक्ति शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का अभिव्यक्ति शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जहाँ सुनिएगा इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac। अब इस पर रखिए b², b का मान रखिए, b का मान कितना है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, ए मतलब क्या है 2 है, 2 है गुड़े 4ac था, सी का मान कितना है 3 है, यहाँ रखोगे 3। अब गुणा कराइए, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आएगा, माइनस देखिए माइनस है यहाँ पर ना। अब 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 होगा, मतलब 24 आएगा। अब घटाइए, 16 में से 24 नहीं घटेगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा कि माइनस में आएगा, 24 में से 16 घटाओगे जो भी आएगा क्या आएगा माइनस में आएगा। अब इसका मतलब पूछ रहा है कि समीकरण विकल्प शून्य से कम है। अब जब माइनस में आएगा, मान लो माइनस में कुछ भी आ रहा है ना, माइनस में कुछ भी आ रहा है, ठीक है, उसी 8 आएगा माइनस में। अब ये देखिए -8 आ रहा है, तो अब ये -8 0 से छोटा है ना, तो इसलिए दिए गए समीकरण विकल्प शून्य से कम है, पहले कंडीशन, और समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है करा, अभी वास्तविक थोड़ी ना है, वास्तविक नहीं है। तब इसमें पूछ रहा है, देखिए आगे आंसर यहाँ देखना देना आपको, इनमें से कौन सही है ये देना है। ध्यान कि इनमें से ए और बी सही है हमारा, कौन सा दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको, ये हमारा पहला और दूसरा, ये हमारा क्या है सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ है, यहाँ ए और बी ऑप्शन क्या है सही है। चलिए 7वें पर चलते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हैं आपको, 0,3 0,3 और 5,0 है, ठीक है। 5 क्या है 0 है। जहाँ देखिए इसका विकल्प पूछ रहा है, आपको पता होगा आयत कुछ ऐसा होता है, आयत कुछ ऐसा होता है। इसका एक निशान दिया यहाँ पर 0,3 दिया है, ठीक है, और एक निशान दिया है 0,3 और दिया है एक, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक यहाँ दिया है 5,0, ये 3 दिए थे, तीनों में लिख दिया, ठीक है। एक हमको नहीं पता है, छोड़ो नहीं पता है, छोड़ो उसको। विकल्प पूछ रहा है, विकल्प क्या होता है, यही तो विकल्प होता है जो मैं अभी बनाया हूँ भाई, यहाँ पर यही तो विकल्प होता है, यही विकल्प कैसे निकालूंगा। अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है करड़ी में, यहाँ पर होता है
अब फार्मूला में यहाँ रखिएगा कि देखिए यहाँ होता है x2 माइनस x1। अब देखिए x2 क्या है 5 है, x1 क्या है 0 है, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे प्लस, समझ लेना 0 है ये, है ना। फिर देखिए यहाँ पर अब होता है y2 माइनस y1, y2 मान क्या है 0, y1 मान 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करलिम चल रहा है। अब देखिए करलिम क्या आएगा, 5 में 0 घटाओगे तो 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, प्लस ये 0 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 25 में 9 जोड़ कितना होगा भैया 34 होगा। मतलब यहाँ पर करली में कितना आएगा, करली में 34 आएगा, करली में क्या आएगा 34। अब आप हमको बताइए यहाँ तीसरा नहीं दिख रहा है, करली में 34 आपको आंसर में बताइए, दिख रहा है ना, तो ये करली में 34 हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। चलिए 8वें क्वेश्चन पर, यदि समीकरण करा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान बताइए। के का मान पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। अच्छे से आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, समझ लेंगे तो इस प्रकार चाहे जो क्वेश्चन आएगा आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसका गर्दा उड़ा देंगे। देखिए ध्यान से बताइए, अब करना क्या है ना, यक्स के साथ जहाँ जहाँ भी है, यक्स के साथ भी 1/2 रखिए, बात करिए। देखिए थोड़ा सा यक्स बराबर क्या रखना आपको जानते हैं, यक्स बराबर रखना आपको 1/2 रखना है, ठीक है 1/2 रखना है। एक बार फिर से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यक्स बराबर आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 रखना है, ठीक है। यहाँ जहाँ एक्स है, यक्स आसान कर रखिए 1/2, यक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो 1/2 का क्या करिए स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के है इंटू यक्स, यक्स मान क्या है 1/2 है, 1/2 रख दीजिए, माइनस 5/4 है ना, 5/4 बराबर क्या है 0, बराबर 0। ध्यान देखिएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/4 आएगा ना, प्लस के का गुणा करिए 1 में तो हो जाएगा k/2, अब माइनस कितना है 5/4 है, अब बराबर 0 है, ठीक है बराबर क्या है 0 है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको जो है मिटाऊं फिर आगे आपको बताऊं, ठीक है। चलिए अभी हम जो है तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब हम लोग यहाँ पर रख दिए थे 1/2 मान कितना आता है 1/4 आया था ना, और प्लस यहाँ एक के बटे कितना आता है 2 आया था, और माइनस 5/2 है ना 4 है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 5/4 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5/4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1/4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 4, 4/4 आ जाएगा, मतलब कितना आएगा कट जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब देखिए तो यहाँ आ जाएगा फाइनली k/2 बराबर 1, मतलब के बराबर कितना आ जाएगा, एक ही 2 गुणे यहाँ करा देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 2 आ जाएगा। आप देखिए इस चारों ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में देखिए ध्यान से कि 2 कहाँ है, बताइए हमको 2 कहाँ है इसमें, पहला है ना, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, एकदम मजा आने वाला है इसमें, है ना। देखिए कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, बहुत अच्छा, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत समझ पा रहे होंगे बात को, कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, इसके कंडीशन पूछ रहा है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो तब हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तब, कि उपयुक्त दोनों, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, तो यही है आंसर, ठीक है उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए 10वें क्वेश्चन चलते हैं, किस पर 10वें पर चलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। करा कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए मैं बना रहा यहाँ पर त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, और यहाँ कहा भी है कि C जो है 90 डिग्री पर, कितना है 90, तो यहाँ 90 बनता है ना, यहाँ 90 बनता है ना, तो यहाँ C बना दिया मैंने। फिर AC दिया 3, ये AC जो है 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो BC है भैया ये 4 दिया है, देखिए BC ही तो है, BC 4 दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बिंदु सी से जाने वाले माध्यिका का माप बताइए, बिंदु सी से माध्यिका माप यहाँ जा रही है, देखिए फिर से मैं अलग कलर्स बना दे रहा हूँ, इसको सुन पा रहे हो, यहाँ सी से माध्यिका जाएगी यहाँ पर, है ना, ये माध्यिका लंबाई पूछ रहा है। देखिए कैसे याद करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे ये कर्ण का काम करता है, कर्ण ये लंब होता है ये आधार होता है, पता होगा सबको। तो देखिए यहाँ कर्ण का मान निकालिए, इसका आधा कर दीजिए, यही आ जाएगा माध्यिका, बात खत्म। कर्ण का स्क्वायर देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर देंगे लंब का स्क्वायर, कर्ण लंब का स्क्वायर क्या है 3 है यहाँ पर ना, 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये देखिए आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, 4 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 9,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, है ना। 16 में जोड़ो कितना है, 25 आएगा, नहीं आएगा 25, ठीक है। इधर देखिए कर्ल स्क्वायर था ना यहाँ पर, अब देखिए स्क्वायर ये हटाओगे, इधर इधर जाके क्या बनाएगा, अंडर रूट कर्ली बनाएगा, तो कर्ली में बना दूँ ऐसे। अब कर्ली में 25 मान कितना होता है, 5 आता, नहीं आता है 5। अब आप बताइए इन, अब इसका आधा करना है 5 का, मैंने कहा था कर्ल का मान 5 आ गया, अब इसका आधा करोगे तब माध्यिका आएगी, आधा कर दो। अब 5 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 5/2, यही आधा होता ना। अरे भाई हमको ये बताओ, किसी भी संख्या आधा करना है, मतलब 5 का आधा करना है, 2 भाग लगा दोगे, अब भाग दो 2 का, तो देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 0.1 बच रहा है कि 2 पचे 10 हो जाएगा, 2.5 आएगा आंसर, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बताइए 2.5 सेंटीमीटर कहाँ है, यही तो है ना भैया, यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फोन आता है, डिस्टर्ब हो गया होगा, चलिए देखिए इधर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रामा, ठीक है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ, भुजा की लंबाई बताओ, ठीक है। देखिए कुछ अगर जल्दबाजी में आप लोग हो तो मैं तो सीधे बता सकता हूँ आंसर, मैं तो आंसर टिकला के चल सकता हूँ, लेकिन आपको समझना हो तो आप ध्यान सकते हैं, अच्छे से देख सकते हो ना, समझना होगा आपको। देखिए एक समचतुर्भुज की विकर्णों लंबाई, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा बनता है आपको पता होगा, चतुर्भुज ऐसा बनता है, हाँ। कह रहा कि समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई है, विकर्णों की लंबाई दिया है, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है, विकर्णों लंबाई क्रमशः दिया है, इस विकर्ण लंबाई दिया है इसकी 16 दिया है, इस वाले की पूरा कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। और इस वाले विकर्ण की लंबाई दिया है 12, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर 12। अब इस समचतुर्भुज की भुजा लंबाई, मतलब इसकी भुजा, भुजा ये भुजा है, ये भुजा है, इन सब भुजा लंबाई पूछ रहा है। ये नामकरण कर दोगे तो कर दो ना, नामकरण ABCD कर दो। अब भुजा लंबाई मतलब या AB निकाल दो या BC, चाहे जो निकाल दो। देखिए ध्यान से इधर, अब हम लोग अगर ये पूरा विकर्ण यहाँ से लेंगे, यहाँ 12 था, इसका आधा कर देंगे, यहाँ ये 6 हो जाएगा ना, और इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8। तो यहाँ अगर ये कर्ण मानूँ मैं और इसको लंबा आधार मान लूँ, तो ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ ब्रैकेट देखिए कर्ली में, कर्ण का मान कैसे निकलेगा, लंब का उसका मतलब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार किसका मतलब 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 64 प्लस 6 का 36, जोड़ दीजिए 6 4, देखिए 6 4 10, 0 36 9 10, 100 आ गया। और कर्ली सम बाहर निकालोगे, मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10। अब आप ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ है, देखिए 10 यहाँ है, नहीं है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 यहाँ है ना, 10 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, मतलब 4 बटे कितना है, 9 है, ठीक है। इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल भुजा दिया है, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाएं आपको दिया है 4:9, तो त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। कुछ करना नहीं है आपको, क्षेत्रफलों में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं मत करिए, सिंपल सी बात है कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 16 बटे 9 × 81 आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ देखो 16/81 मतलब होगा 16:81, और ये कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, हाँ बताओ, यहाँ दिख रहा है, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला 13वां देखिए, यदि कह रहा है कि 4 tan θ = 3, तो 4 sin θ - cos θ बटे 4 sin θ + cos θ बराबर हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ये निकालें भैया कि tan θ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 आएगा, नहीं आएगा, है ना। अब देखिए ये लंब होता है, ये आधार होता है, क्योंकि tan θ लंब बटे आधार होता है। कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का मान निकालेंगे कैसा आएगा, कर्ली में लंब का स्क्वायर, लंब कितना 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, प्लस आधार किसको, आधार कितना 4 के स्क्वायर 16 आएगा, 16 9 25 होगा, कर्ली में कितना आएगा 25, और कर्ली में 25 मान 5 आता है, मतलब कर्ण का मान कितना गया 5। अब यहाँ देखिए, देखिए मान ये वाला देख पा रहे होंगे इसमें अच्छे से, इसमें मान रखिए कितना होगा 4 × sin θ बराबर क्या होता है, sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना देखिए 3 है, और कर्ण कितना है 5, अभी निकाला हूँ, तो 3/5 रखिए, 3/5। अब देखिए माइनस में क्या है, माइनस में cos θ, और cos θ पर आधार बटे कर्ण होता है, मतलब 4/5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक, फिर पूरा बटे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पूरा का बटे होगा, और पूरे बटे में क्या होगा 4 sin θ यहाँ पर है, तो 4 sin θ मन कितना होता है, sin θ मन क्या लंब बटे कर्ण 3/5 है, 3/5 प्लस है cos θ यही 4/5 ही है ना। सॉल्व करिए इसको, देखिए सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। मैं जो है इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए 4 × 3 × 4 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 गुणा करा दिया, बटे 5 है ना, बटे 5 कर दीजिए, -4/5 है, पूरक बटे, देखिए पूरक बटे ये क्या है, ये भी गुणा कराइए, 4 3 12, 12/3 और प्लस 4/5 था ना। देखिए सॉल्व करिए इसको, अब देखिए सीधा यहाँ पर हर समानता घटा दो, 12 में 4 गए 8, ये आ जाएगा 8/5, फिर पूरे बटे में क्या आएगा, इसको देखिए 12 × 5 = 60 हो जाएगा ये, प्लस 4 3 12
अब बटे पूरा 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए समझ नहीं आ रहा होगा, 8/5 है ना, मैं यहाँ फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। 60 सॉरी, यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर, तो मान रहा था हमारा 4 साइन थीटा मान आया था यहाँ पर 4/5, 3/5 आया था, सॉरी 3/5 माइनस 4/5 था। फिर पूरे बटे में क्या था, पूरे बटे में देखो 4 साइन थीटा मान क्या है 3/5 है, और प्लस कास थीटा मान क्या है 4/5 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणा करिए, 3 का 4 का छाड़ते हैं, 12/5 हो जाएगा, माइनस 4/5 हो जाएगा, बटे पूरक 4 हैं, फिर गुणा कराइए 12/5 प्लस 4/5। देखिए हर समान है, 12 में 4 डालेंगे तो 8/5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटे 12 4 16 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, 5 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8/11। क्या आ जाएगा 8/11, 11 है, कितना है 12 4 16 होता है ना, 16 है, 8 कितना है 16 है। अब कैंसिल करोगे 8/16 को कैंसिल करोगे तो 2 देखो 2 से कैंसिल करो, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 का नाम 2। ओ सॉरी, देखो भाई गड़बड़ हो गया। मैं आपको बता दूं कहाँ पहुंचा था मैं, यहाँ पर यहीं पहुंचे थे हम लोग ना, यहीं पहुंचे थे ना, मतलब 2 हमारा 4 आया था, मतलब मैंने इसे कैंसिल किया था कि 2 का नाम 2/2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर होगा। बात खत्म करिए, सिंपल बात, आगे चलते हैं। देखिए अगला, हालांकि वीडियो वो बड़ी बन रही है, अब मिला जुला के जो है 5 क्वेश्चन और बचा है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 75 डिग्री बट्टे कास 15 डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ऐसे पूछने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए साइन 75 को ऐसा ऐसे लिख सकते हो यार, क्या सब गड़बड़ हो जा रहा है आज, रुको मैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा, मतलब साइन 75 मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 15, 90 में 15 डाल 75 ही तो आएगा, बट्टी कॉस 15 है ही, देख पा रहे हो यहाँ पर आप, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता नहीं होता है, और यहाँ पर कॉस थीटा मतलब ये है। आप देखिए यहाँ पर ये लोग वीडियो बार बार फ़ोन कर दे रहे हैं, फ़ोन इसलिए कर दे रहे हैं कि इनको यही वीडियो बहुत तुरंत चाहिए है ना, बहुत जल्दबाजी में है ये, इनको नहीं पता टाइम लगता है सब करने में कुछ, है ना, ये हमेशा जो है एकदम जल्दबाजी में रहते हैं। चलिए देखिए इधर, अब इसको देखिए साइन 90 माइनस 0 क्या होता है, कास थीटा, मतलब कास 15 बट्टे कास 15 है ही, अब 15 15 कट जाएगा, इतना एक आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, एक आ गया, देखिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा एक, ठीक है। अब देखिए 15वां, चलो ये बहुत जल्दबाजी है तो हम यहाँ पर आंसर लाट करा दे रहे हैं, बात खत्म करिए, ठीक है। देखिए इधर करा कि यदि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। क्षेत्रफलों का अनुपात उनके 22/7 होगा, कितना होगा 22/7। चलिए आप लोग बहुत जल्दबाजी में, मैं आंसर कराता हूँ, ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, 64/27 है, करा उनके पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात कैसा जानते हो, देखिए इसका करंट निकाल दीजिए, यही पृष्ठ, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ अगर ना, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में बहुत है इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं क्लियर करूँगा तो देखिए सिंपल बात यहाँ होगा कि R1 पहली गोले का आयतन माना R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब होता है, ठीक ऐसा होता है, बराबर 64 बट्टे कितना है 27 है। अब ये क्यूब इधर हटेगा, इधर आके क्यूब रूट बनाते हैं, इधर आके क्यूब रूट ये हट जाएंगे इधर से, ठीक है। और इधर 4 का 64 क्यूब रूट निकालोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर 27 निकालोगे 3 आएगा, तो 4/3 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप कहाँ है 4/3, या देखिए 4/3 मतलब 4:3, ठीक है, ये आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक, देखिए यार 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं समांतर माध्य पूछ रहा है। 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं, विषम संख्या कौन सी है 1 से 10 तक, 1 है प्लस धनात्मक विषम संख्या 1 है, 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, और क्या होना है, और कुछ नहीं है। अब बटे देखिए कितना है 4 है, बटे 4 कर दीजिए, 5 3 8 1 9, 9 में 7 जोड़िए, देखिए 7 3 10, 10 5 15 16, 16/4 आएगा, है ना, बराबर 4 चौक 16। तो 4 कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4 कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ दिख रहा है 4 ऑप्शन, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला, बहुत नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, माध्यिका को, तोरण को, ध्यान को, तोरण आंसर। चलिए हाँ, 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां, यदि एक
कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तब बोलो 45 माध्यिका 33 होगी। देखिए आप बहुत जल्दबाजी में, मैं तो सॉल्व करके दिखाता इसको कैसे 33 आता, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुका हूँ। 20वां, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है माध्यक है। क्या है इसका आंसर? माध्यक। क्या है? माध्यक है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में होगा। और ये सभी 20 मतलब जितने भी थे 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया। और आप लोग लास्ट में जल्दबाजी हो गया थी, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्यूशन नहीं करा पाया हूँ। और अगर जो चीज़ ना समझ फिर से पूछना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब आप अच्छे